हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने, और जो कि आप सब जानते ही हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हम सर को सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। माय थैंक प्लेजर, थैंक यू आजू। सर, हम आपसे आज दो चीजें समझने की कोशिश करेंगे। एक तो मुसलसल जो है वो फौज के खिलाफ या बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है, जो कि कहा जाता है कि जो उन्हीं के इदारे के कुछ लोग हैं वो भी चला रहे हैं, साथ पीटीआई का नाम भी उसमें इन्वॉल्व है। एक तो उस पर हम बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ साथ ये भी सुनने में आया है कि बाजवा साहब ने जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? और फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि इन्होंने एक नया टैक्स जो है, इन्होंने कहा कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा 10%। तो क्या कहाँ तक वो सही है? देखें, एक जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फिफ्थ जनरेशन वॉर जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जारी है, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी, उसके खिलाफ मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। लेकिन उनकी तादाद इतनी है और उनको कई चीजें उस पर अभी शुरू हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में ये चाहिए था, बहुत जल्दी होना चाहिए था, बहुत देर से हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ उसमें एस्टेब्लिशमेंट बल्कि अदलिया के खिलाफ भी यही फिफ्थ जनरेशन वार किरदार साजी की जा रही है, हमारी जुडिशरी, हमारे जजों की भी, और पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे आज सुबह जब मैं उठा हूं तो मैंने जब अपने देखी चीजें तो उनमें नजर आया है कि कुछ लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और होना चाहिए था। और उनसे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन निकल रही है कि आप हैरान हो जाएंगी कि कहां से इंस्ट्रक्शंस कहां से क्या आती थी और किस तरीके से पाकिस्तानी अफवाज को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी मुसलसल। लेकिन उस पर क्रैकडाउन, जिस तरह मैंने आपको बताया, शुरू हो चुका है और मजीद अभी क्रैकडाउन होगा। और मेरे ख्याल में अब जो अदारे हैं वो चीजें सीरियस लेते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को एक ऑक्सीजन का झोंका मिला है जो चाइना की तरफ से 2.3 बिलियन आया है। और मेरे ख्याल में, और जिस तरह साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इलेक्शन जो है अपने असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, हालात बेहतर होंगे, मजीद क्रैकडाउन होंगे। मैंने देख रहा हूं कि इस वक्त कई साबका वुजरा और उनकी बीवियां और उनके जो फ्रंटमैन थे उनके खिलाफ भी जो एक्शन शुरू हो चुका है। और मेरे ख्याल में ये आते आते दिनों में ये चीजें तेजी पकड़ती जाएंगी मेरे ख्याल में। नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने एक बार फिर लोन दिया है पाकिस्तान को 2.3 बिलियन का। लेकिन क्या कोई तरीका इनको अब नजर आ रहा है नई गवर्नमेंट को कि ये वापस कैसे करेंगे? लोन लेना तो बड़ा आसान है और कई बार ले भी चुके हैं, लेकिन जाहिर है बाद में इनको यही प्रॉब्लम रही है कि वापस कैसे हो। और फिर जितनी भी कंट्रीज हैं वो बहुत अपसेट हो जाती है, जिसमें चाइना भी शामिल है। नहीं, उसमें जब भी हमने कर्जा लिया है उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है, ना कोई प्लान हुआ है। आप हैरान होंगी कि सुबह आईएमएफ से उठते हैं तो चाइना के कदमों में और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दिए जाएं। ये कर्जा भी, जो मैं हमेशा समझता हूं कि कर्जा लेना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि इससे रिलीफ, आम कॉमन मैन को रिलीफ क्या मिलेगी, जनरल मैसेज तक इसकी रिलीफ पहुंचेगी, या सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जो एक रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की बाहर ट्यूशन फीसें दे दी जाएंगी या प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी, जो कि हस्बे मामूल हमारे पिछले 74 साल में होता रहा है। सबसे बड़ा टास्क ये है कि इस 2.3 बिलियन डॉलर का जो लोन है, इसके एक तो टर्म्स इतने सख्त होंगे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया। चाइना का कोई भी डिसीजन जो होता है वो फाइनेंस बेस होता है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट बेस होता है। उनके साथ जो इन्होंने स्टोरियां बना रखी हैं कि हमालिया से ऊंची दोस्ती, ये बिल्कुल एक ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। चाइना कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट मौजूद ना हो, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है। और जिस तरीके से आईएमएफ का आपने देखा है कि आईएमएफ के आप शिकंजे में बिल्कुल फंसे हुए हैं, आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकते उनसे पूछे बगैर। तो इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के हैं कोई ढके छुपे नहीं है। जो काबिल अफसोस बात यह है कि इस वक्त सिर्फ गरीब का बच्चा मार खा रहा है, जहां आटा और चीनी महंगी हो रही है। जो रूलिंग एलीट है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर, जो तकरीबन मेरे ख्याल 10-15 हजार लोग हैं, उसमें चाहे 1,000 रुपया लीटर हो जाए पेट्रोल तो उनकी V8 फिर भी चलेगी। और इन जगहों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जगह नहीं मिलती।
उनके सेहत पे कोई असर नहीं है। लम्हा फिक्रिया ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं, हर पाकिस्तानी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी उनसे वोट लेने आए तो उनसे पूछें कि आपके पास कौन सा रोड मैप है उसके आपके अपने फ्यूचर के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। इसके अलावा आपके पास कोई हल मौजूद नहीं है। लेकिन सर साथ-साथ जैसे बाजवा साहब ने मुलाकात की है जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, एक तरफ तो बहुत ये कहा जा रहा है कि जिनको पाकिस्तान नहीं आने दिया जाएगा और इस किस्म की भी खबरें चल रही थी, कहाँ तक सही थी वो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक़्त बाजवा साहब की उनसे मुलाकात को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उनका मैं समझता हूँ उनको पाकिस्तान आना चाहिए। उसपे 2 मुख्तलिफ किस्म की राय मेरी मौजूद है। एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो सेनेट में तकरीर की थी, उन्होंने कहा था उनको जाने से कोई नहीं रोक सका, तो आने के लिए कौन रोक सकता है। दूसरा, ही इज एक्स आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनको आना चाहिए, उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। और दूसरा मैं ये कहूंगा, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर नवाज शरीफ को बाहर भेजा जा सकता है तो उन्हीं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मुशर्रफ साहब को वापस पाकिस्तान आने में कोई हरज नहीं, मजाका नहीं है, और आना चाहिए उनको मेरे ख्याल में। तो ये मेरी 3 मुख्तलिफ किस्म की राय है, और बिल्कुल ये तीनों पॉइंट इसके वैलिड हैं कि जब जाने के लिए किसी से नहीं पूछा गया, इजाजत ली गई, तो आने के लिए पूछने की क्या जरूरत है। दूसरा, ही इज एन एक्स आर्मी चीफ, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, और ह्यूमैनिटेरियन एड पे अगर वजीर आजम एक लंदन जा सकता है तो एक दुबई से वापस क्यों नहीं आ सकता, आना चाहिए उनको। क्यों नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है, और उनकी सर्विसेज है। मैं जाती तौर पर मुझसे पूछें, मैं जिस तरह की टूटी फूटी डेमोक्रेसी से मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब का दौर इन सबसे अच्छा था। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, आज तक किसी को पता परवेज मुशर्रफ साहब के कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं, उनके नाम क्या है, उनके ऊपर उनके दौर में एक भी बड़ा जो फाइनेंशियल करप्शन का स्कैंडल उनके ऊपर नहीं आ सका मेरे ख्याल में। उनसे सियासी गलतियां कई हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ही वाज अ वंडरफुल पैट्रियटिक पाकिस्तानी, मेरी नजर। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर ख़ैर मुझे मुझे मालूम है उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन ये कि कभी वो सियासत में इस तरफ नहीं लाए, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर साथ-साथ तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सुपर टैक्स के नाम पे जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए कहा है कि 10% टैक्स लगाया जाएगा। तो ये टैक्स लोग ये कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि वो टैक्स तो बहरहाल आम आदमी से ही खींचा जाएगा, जो वहाँ का मज़दूर होगा, जो वहाँ पे सीमेंट देगा, रेत देगा। आपके ख़्याल से क्या ये बात ठीक रहेगी? ये स्टेप उनका कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया है कि जब भी कोई टैक्स लिया जाता है, जब भी टैक्स बढ़ता है, दुकानदार शाम को एक दिन का भी वेट नहीं करता, जो बिजनेसमैन होता है उसी शाम को अपने चीज की प्राइस बढ़ा देता है, बल्कि उससे पैसे बनाता है टैक्स की फॉर्म में। अब ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, जो बिल्कुल सुपर टैक्स का नाम देना ज्यादती की गई है। अब मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक इस्लामाबाद में मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और दूसरे लंदन में बैठे हैं हमारे डार साहब। पाकिस्तान के 2 वजीर आजम हैं, एक शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं जो लंदन में बैठे हैं। और एक पुराना प्राइम मिनिस्टर जो है वो माचिस और पेट्रोल हाथ में लेके फिर रहा है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या दूसरी, जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है कि सुबह आप मिन्नतें तरले करते हैं आपके IMF के, वहां उनके कदम से उठते हैं तो चाइना के उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के। 3 कंट्रीज के ऊपर हर पाकिस्तानी की किस्मत का सौदा हो रहा है और उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इन तीनों जगह से आपको खैरात नहीं मिलती तो आप श्रीलंका है या अफगानिस्तान है या सोमालिया है। ये कोई नई बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल ट्रुथ है। इसको आप तोड़ मरोड़ के कर लें, कई एंकर जो करते हैं, लेकिन बात बॉटम लाइन यही है। इस वक्त किसी फर्दे वाहिद पाकिस्तानी के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है पाकिस्तान को किस तरह निजात दिलानी है इन कर्जों से और मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह करना है। मैं चैलेंज करता हूं, खान साहब हर तकरीर में कहते हैं कि मैं ये हकीकी आजादी, मैं गुलामी से आजादी, और किस तरह के कौन सी आजादी की बात कर रहे हो। IMF से आजादी की कोशिश आपने की है, चाइना के कर्जों से आपने कोशिश की आजादी, आपने कोशिश की सऊदी अरेबिया से आजादी की फाइनेंशियल। आप कौन सी आजादी की, आप ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को एक अमर बिल मारूफ और एक मजहबी पार्टी आपने बना ली है। धोखा कर रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान से। आपको रोड मैप दें पाकिस्तान में, अगर आपके पास कोई इतना अकल है आपकी। आपने 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, 2 उनमें से जरदारी दौर के थे, पीपल्स पार्टी दौर के थे, तो उनको आपने इस्तेमाल किया है। आपके पास कोई फाइनेंशियल रिलीफ नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, और किसी के पास भी नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन जो है वो छुपता फिर रहा है, ब्लैकमेल होता फिर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान देखा जाए तो बिल्कुल लीडरलेस है, होपलेस है। और मैं खुद पाकिस्तान से आया हूं और मैं मायूस होकर आया हूं वहां से, क्योंकि देखा है जिस तरीके से
वहां पे कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से करप्शन जो है वो मजीद बढ़ रही है। देखिए, जब भी पाकिस्तान में जब भी किसी मुल्क में जब भी केयास आता है, जब कोई ऊपर रिट ऑफ गवर्नमेंट ना हो, तो उसमें ये होता है कि फिर रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं होता। ऊपर से मजे की बात ये मैं देखता हूँ, उस्मान बुजदार साहब की खबरें आ रही हैं कि मुझे नई गाड़ियां दें जी, मुझे बॉडी गार्ड दें जी। और यार, आप ही की वजह से तो सूबे के हालात ये हो चुके हैं। आपकी वजह से इमरान खान साहब बेचारे, गवर्नमेंट उनकी खत्म हो गई। और मैं बिल्कुल, इस वक्त अगर देखा जाए तो इस पाकिस्तान इज इन डेस्परेट सिचुएशन, और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। इसके चाइना का जो लोन आया है उसके कोई टर्म्स डिस्कस नहीं किए गए। आईएमएफ का कहते हैं आने वाला है पैकेज, लेकिन ये बताएं कि वो आम आदमी तक उसकी रिलीफ किस तरह पहुंचेगी। किसी ने अभी तक, किसी पार्टी ने ये नहीं बताया कि ये पैसे मिलेंगे, इससे हम क्या करेंगे। कॉमन मैन को क्या रिलीफ होगी, आटा किस तरह सस्ता किया जाएगा, चीनी किस तरह सस्ती की जाएगी, लोगों को मुलाजमतें किस तरह मिलेंगी। इस पैसे के आने से क्या एक कॉमन मैन जो बंदा बैठा है अंदरून पंजाब में या अंदरून सिंध में बैठा है, उसको क्या रिलीफ, कहां से क्वेटे में अंदर जो क्या उनको रिलीफ मिलेगी, ये किसी ने अभी तक नहीं बताया। अगर ये पैसे लेकर आपने तो फौरन दुबई, लंदन और टोरंटो शिफ्ट कर देने हैं, तो हु केयर्स। ये तो पहले 22वां प्रोजेक्ट है ये आईएमएफ का, कोई नया प्रोजेक्ट थोड़ी है ये। और दूसरा ये कि आपने पहले $26 बिलियन खाया सीपैक का, तो 2.3 बिलियन से कौन सा आपका पेट भरेगा। ये भी वो चंद लोग इस्लामाबाद में बड़ी मुश्किल से उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें या प्रॉपर्टी ली जा सकेगी। कॉमन मैन तो जो है वो बेचारा मार खा रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपसे पूछा, आपने कहा कि इस्लामाबाद F11 सेक्टर में अगर 4 घंटे बिजली रोज जा रही है, लाहौर के अंदर मेरे दोस्त मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं 1 घंटा बिजली आती है, एक जाती। ये 21st सेंचुरी में एक ममालिक में इस तरह कंट्री चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर अगर अगर हम बात करें, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो या पिछली कितनी भी गवर्नमेंट्स हो, कि उन्होंने इकोनॉमी पे तो खैर कोई काम किया ही नहीं है किसी ने, लेकिन सर उन्होंने एजुकेशन पे भी कोई काम नहीं किया। अगर हम बांग्लादेश को देखें, अगर हम इंडिया को देखें, वहां से कितने आईटी एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितनी दूसरी फील्ड में जाते हैं। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहां के सीईओज जो हैं वो इंडियंस लगे हुए हैं। पाकिस्तान की तो डिग्री मानी नहीं जाती, चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ से अगर कोई लेके जाए अपनी डिग्री, तो वो काफी शक की नजर से देखी जाती है। तो अपने ख्याल से एजुकेशन में क्यों काम नहीं कर पाए? नहीं, 3.5 साल सिर्फ वो उस्मान बुजदार और फराह गोगी पे काम हुआ, और तो कोई तीसरा प्रोजेक्ट तो कर ही नहीं सके। वो कर्जे इतने ज्यादा थे, कर्जे इतने लेके इन्होंने तबाह किया पाकिस्तान को, कि मैं समझता हूं कि और पाकिस्तान को जिस तरीके से आइसोलेट कर दिया गया, फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी, फॉरेन ऑफिस अपना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं तो कहता हूं अब सवाए चंद एम्बेसियों के बड़े मुल्कों में दूसरी एम्बेसियां बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके ने आपने ये जो साइफर का और लेटर का जो एक ड्रामा रचाया है, आपके एम्बेसडरों से अब कम्युनिकेट कौन करेगा? उनका मकसद क्या है? शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है, उनको ऑनलाइन कर दें, आप एम्बेसियां बंद करें, खर्चा बचाएं अपना। देखिए ना, फ्रांस के अंदर आपकी एम्बेसी खुली है बड़े अरसे से, लेकिन वहां पे एम्बेसडर ही नहीं था बड़े अरसे से। और लोग आपकी एम्बेसियों को कोई भी कम्युनिकेट करके राजी नहीं है, क्योंकि आपकी करप्शन की स्टोरियां हर जगह मौजूद है। आप सीरियस ही नहीं है, आपके अंदर नेशनलिज्म कोई नहीं है। आप सिर्फ अमीर अपने जो सियासतदानों के और रूलिंग एलीट के बच्चों को सिफारशी एम्बेसियों में बाहर भेज देते हैं। वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। वो सिर्फ 2-3 घंटे आते हैं एम्बेसियों में, बाकी तो घर बैठ के वो सिगरेट पीते हैं, एंजॉय करते हैं। वो मेरा मतलब, दिस इज द पिकनिक गोइंग ऑन। हमारी एम्बेसियां जो है वो डिप्लोमेटिक मिशन थोड़ी है, वो तो पिकनिक मिशन है। यहाँ पे सिर्फ सिफारशी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, और शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ऑनलाइन कर दें, एम्बेसियों को पैसे बचाएं। अगर आप कुछ अकल में आपको कुछ सोच हो पाकिस्तान के लिए, तो मैं तो यही इनको रिकमेंड करूंगा कि आपने साइफर और अमेरिका का रजीम चेंज कर करके नारा अपने फॉरेन ऑफिस को तो मफलूज करके रख दिया आपने। अब कौन एतबार करेगा आपसे, कौन कम्युनिकेट करेगा? तो ये फिर पाकिस्तान ये मिशन क्या कर रहे हैं? बाहर जो एम्बेसियां खुली, सिर्फ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना रहे हैं। ये ऑनलाइन कर देंगे, ये पैसा बचाएं, लोगों को घरों में ले जाके इनको, मैं कहता हूँ पाकिस्तान बिठा के तनख्वाह दे दें इनको, तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सर जैसे मैं कह रही थी कि बांग्लादेश और इंडिया में तो बहुत ज्यादा जो है वो एजुकेशन ने भी फर्क डाला है। बहुत ज्यादा जो चेंजेस आए हैं वो उनकी एजुकेशन फील्ड में भी आए हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया? नहीं, पाकिस्तान ने क्या करना था, पाकिस्तान चलाने वालों ने करना था। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आपने देखे 74 साल में क्या हुआ है।
एक इंस्टीट्यूशन ने सारे जो आपके जितने इस वक्त सियासतदान हैं वो सारे बेचारे एस्टेब्लिशमेंट के तैयार करता है, और सबकी नजर किस पे, आपका मोटो क्या है कि मारो लूटो और भाग जाओ यहां से। आप लंदन से तो बैठ के ऑपरेट होते हैं, आप, आपका कैपिटल तो लंदन है, वहां से बैठ के पर एजुकेशन का आपका सिस्टम क्रिएट होगा नहीं होगा क्रिएट? क्यों क्रिएट करेंगे वो? अगर आप ज्यादा पढ़ जाएंगे तो फिर उनका जो रूलिंग एलीट है उनका फ्यूचर तो खत्म है। आपकी रूलिंग एलीट के सारे बच्चे लंदन अमेरिका और बाहर पढ़ रहे हैं। देखिए ना पाकिस्तान में बच्चे किन के पढ़ते हैं, किन के बच्चे पढ़ते हैं? आम लोगों के जो बाहर आम नहीं लोग, जाते। बिल्कुल वही। हाँ। फिर आम लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको एजुकेशन की पॉलिसीज बनाने की क्या जरूरत है? खान साहब के अपने बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं, उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान के तवज्जो देने लंदन पे? खान साहब हर जगह पे जो कहते हैं कि अपने बच्चों को भी लेकर आओ मेरे जलसों में, अपनी बच्चियों को भी लेकर आओ। खान साहब की अपनी बच्ची भी लंदन बैठी है, 2 बच्चे भी हटे कटे वहां बैठे, उनको भी इस तबलीग में शामिल करें। रोजाना जो कहते हैं कि ये सियासत नहीं तबलीग है, तो उनको उनको सवाब की जरूरत नहीं है जो बच्चे आपके जुएश हैं, जो उनको भी तो लाए ना आप बस। लेकिन लोगों के बच्चों के उनकी डेड बॉडीज पे या उनके खून पे सियासत करना तो बहुत आसान है। और हर हर सियासतदान का यही हालत है आरजू। हर सियासतदान की या बीवी फॉरेन नेशनल है या बच्चे बाहर बैठे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, ना पूछने वाला है। बस यही यही गलमी है सर वो पाकिस्तान। शहबाज सर वो शहबाज गिल की जो मिसेज हैं वो नहीं 11 साल से पीएचडी करने के लिए गई हुई है अमेरिका। बच्चे भी उनके शिकागो हैं, खुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। दुनिया पूरे पाकिस्तान को कहते हैं अमेरिका के खिलाफ आप हालते जंग में चले जाओ, खुद ग्रीन कार्ड होल्डर और चीफ ऑफ स्टाफ है। वो गिल साहब को मामूली इंसान नहीं है, वो तो आपके साबिक वजीर आजम जो है उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो तो आपके लीडर हैं, वो तो आपके पेशरवा हैं, वो तो आपकी मजहबी पार्टी के जो है वो सेकंड इन खलीफा है। वो तो अब आगे जो है वो हमारे मौलाना हजूर इमरान खान नियाजी साहब जो है हमारे पेशरवा हैं, वो तो अब बन चुके हैं, पीर बन चुके हैं ना, पीर साहब है वो तो आगे फ्यूचर में तावीज दिया करेंगे, स्पीकर में फूके मारा करेंगे वो, क्योंकि वो कहते हैं कि सियासत नहीं है तबलीग है, जिहाद है ये। पर अब देखिए तौबा इस्तगफार है, और देखने वाले देख रहे हैं कि TLP2 बन चुकी है, और वो किस तरीके से देखने वाले देख रहे हैं, और बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन सर ये भी तो है कि इनका जो फॉरेन फंडिंग केस है वो भी किसी तरीके से जो है उसका फैसला ही नहीं सुनाया जा रहा, आखिर वो आठ भी साल तो हो है। गए आरजू, 8 साल से। और ये पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है और अपना केस जो है 8 साल से इल्तवा का शिकार है। किसी को इंसाफ क्या लेकर देंगे ये मेरा मकसद है पाकिस्तान, ये एक पाकिस्तान के सिस्टम के मुंह पे तमाचा है जो है फॉरेन फंडिंग केस। और दूसरी पार्टी वो अकबर, मैं उनके जो अकबर है, क्या नाम है उनका, जो बाबर बाबर साहब, मैं रिमार्केबल मैं समझता हूँ कि वो सही मर्द मोमन है जिसने इसको सबको जो फेस किया है और उसने सारा कुछ किया है। आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिम। लेकिन ये कि देखें सिस्टम कितना नाकारा सिस्टम है आपका, कि फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर कोई नहीं। फैसल वाडा साहब ने किस खूबसूरती के साथ आपके सिस्टम को बेवकूफ बनाया, किस तरीके से आपके डिप्टी स्पीकर साहब ने एक स्टे की बेस के ऊपर 4 साल हुकूमत की है, मजाक उड़ाया उन्होंने जमहूरियत का भी और आपकी अदलिया का भी। देखें आप सिस्टम, और फिर आप कहते हैं बाहर से पैसे आए, फॉरेन फंडिंग आए, लोग प्रोजेक्ट लेकर आए। जब आपकी अदलिया जो आपकी अदालतें इंसाफ नहीं दे सकेंगी तो बाहर से लोग क्यों पैसे लेकर जाएंगे वहां? दिमाग खराब है लोगों का। मगर सर ये सिस्टम ठीक कौन करेगा? जो लोग बिठाए जाते हैं उन्हीं का काम है ना। आपका ये सिस्टम इस वक्त ठीक होने के काबिल नहीं। कि मैंने अमेरिका के अंदर ये कई दफा देखा है कि सिस्टम कई दफा इतने खराब हो जाते हैं, उस सिस्टम को खत्म करके नया सिस्टम बनाना पड़ता है। और ये इस सिस्टम के जो मूजद हैं उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नया सिस्टम कहीं से पकड़ कर लाएं, इंपोर्ट करें। वरना अब ये सिस्टम जो है इसको कई दफा ठीक करने की कोशिश की, ये ठीक नहीं हुआ। ये जो इमरान प्रोजेक्ट 1 था ये उसी चीज का हिस्सा था। इसी सिस्टम को ठीक करने की एक एक्सरसाइज की गई थी कि 2 पार्टियां नहीं चल रही, तीसरी पार्टी लाई जाए। लेकिन उसने पिछली 2 पार्टियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछली 2 पार्टियां तो करप्ट थी, इसके साथ करप्शन के साथ बेवकूफी भी शामिल थी, नाअहलियत भी शामिल थी। तो ये तीनों चीजों ने जब मिलकर डाका मारा है तो पाकिस्तान इस हालात में पहुंचा जहां पहुंच चुका है। और वो उन्होंने सियासत से तौबा करके मजहब पे तवज्जो दे ली है। अब उन लोगों का फर्ज बनता है कि कुछ चौथी चीज ट्राई करें, क्योंकि ये पहली 3 चीजें फेल हो चुकी। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल से वो चौथी चीज क्या हो सकती है? क्या दोबारा से आप समझते हैं कि फौज ही दोबारा से इक्तिदार पे कब्जा कर ले, या अगर मुझसे पूछे, मैं हालांकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, सारी जिंदगी मैंने जमहूरियत या दूसरी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने एक चीज जब मैं पढ़ रहा था पॉलिटिकल साइंस को, उसमें ये कहा जाता था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो जहां पे
शरह खानदगी बहुत कम हो, जहां लोग बरादरी बेस पे वोट दें, वहां जमहूरियत नहीं फल फूल सकती जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। तो इन जगहों के लिए सिंसियर डिक्टेटरशिप ज्यादा बेहतर होती है, या सिंसियर किंगशिप ज्यादा बेहतर होती है तरक्की के लिए, और ये प्रूव हो चुका है। आपके अंदर जिस तरीके से मैंने अभी आपको अर्ज की थी, परवेज मुशर्रफ का दौर जो है वो सुनहरा दौर नजर आता है वर्सेस अगर आज की जमहूरियत से कंपेयर करें तो फिर इससे जाहिर यही होता है कि यहां अगर जमहूरियत हाइब्रिड सिस्टम चलाने वाले पीछे बैठ के सारा कुछ चलाएं खुद, और सामने फ्रंट पे दो चार ये लौंडे लपाड़े ये शिकागो और लंदन से ले आके एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करके जलालत उनके माथे में पड़ी है, तो खुद ही सामने आके इस चीज को ऑपरेट करें और पाकिस्तान की तरक्की का सिलसिला करें। वरना ये कभी एक कंट्री के कदमों से उठते हैं, कर्जे लेकर भागते हैं, कभी वहां से दूसरे, ये सिस्टम तो मेरा मकसद देखे ना, एक हाइब्रिड सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा। पहले 3 एक्सरसाइजेस की हैं 3 पार्टियों की, नहीं हुई वो चली। अब चौथा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो कोई इनको देखना पड़ेगा ना कि आप कहां जाएंगे, आगे इससे कहां जाएंगे। आगे से आप अफगानिस्तान बनने के तो बिल्कुल नजदीक है। मैं जिसमें मैंने आपको पहले शायद अर्ज किया था कि इनको पूछे $1 की अफगानी करेंसी कितनी मिल रही है, आप उनसे आपका रुपया उससे भी नीचे गिर चुका है। अब आप कहां जाना चाहते हैं? लेकिन सर लोग प्रैक्टिकली आपको अफगानिस्तान 2 कहें या सोमालिया 2 कहें तो फिर भी राजी होंगे आप। मगर सर फौज का काम हुकूमत चलाना नहीं होता। फौज का काम अपने जो है हिफाजत करना या बॉर्डर पे खड़े रहना, बैरक में रहना, वही है जो बांग्लादेश ने किया है। आई डिसएग्री आरजू, नहीं, बांग्लादेश के अंदर बैरियर टाउन नहीं था। बांग्लादेश के अंदर जो है वो बांग्लादेश के साथ आप कंपेयर ना करें, बिल्कुल आप ज्यादती बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी, आपके साथ नहीं। आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं। आप जब से रियल एस्टेट में आए, आप जब से कारोबार में आए हैं, आप वो मुझसे सारा कुछ ना पूछें, उसमें ये ज्यादती होगी। लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है वो सारा का सारा इस वक्त बैरियर टाउन है। मलक रियाज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। मैं समझता हूँ ये सवाल हमें सबको मिलके मलक रियाज साहब से पूछना चाहिए कि मलक साहब पाकिस्तान कौन बचाएगा। शायद आप हिम्मत करें। मेरे ख्याल में तो मलक रियाज साहब के पास इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि उनके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है, हर चीज का सोल्यूशन। हर पार्टी के अंदर उनके हर, ना सिर्फ पार्टी, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर उनके हाथ मौजूद है। किस खूबसूरती के साथ सुप्रीम इन्होंने कैबिनेट से इमरान खान साहब ने उनके पैसे लंदन से ला के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ला के वापस उनको 5 अरब रुपया लेके तो उनको वापस कर दिए। देखें हाउ स्ट्रॉन्गर द पर्सन कैन बी। मैं समझता हूं कायदे आजम के बाद दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है तो वो मलिक रियाज है पाकिस्तान। लेकिन खैर मलिक रियाज का नाम इतना कोई खास लोग अच्छा नहीं समझते, क्योंकि बहुत सारी चीजें निजात दहिंदा वही है, क्योंकि हर पार्टी हर इंस्टीट्यूशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब उसकी पावर का अंदाजा लगाएं आप, तो आप सोच नहीं सकते आप कि हाउ स्ट्रॉन्गर ही दैट पर्सन इज। किस पार्टी के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं है, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इंस्टीट्यूशन के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, अब मुझे बताएं आप जरा। तो इस चीज का हल भी उसके पास होना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह बचना है, पाकिस्तान किसने चलाना है। और सब कुछ जानने के बावजूद कोई मलिक रियाज को ऊपर हाथ नहीं डालता, कोई अरेस्ट नहीं करता, कोई केस नहीं करता। सारे मुलाजमीन है बैरियर टाउन के, सारे मुलाजमीन है। हर किसको उसने, मेरा मकसद है काना नहीं किया उसने, सारा पाकिस्तान को उसने पैसों पे लगा रखा है। मेरा मकसद, मैं तो समझता हूं कि मलक रियाज के इंस्टीट्यूशन को तो हार्वर्ड बिजनेस ऑफ स्कूल में पढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं इससे बड़ा एक ब्रेन जो है वो तो बिल गेट तो एक फ्रॉड है बिल्कुल। सबसे बड़ा ब्रेन तो मलक रियाज है। इस वक्त अगर इनको पता चल जाए अमेरिकन को, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दे इनको। ये तो इनको पता नहीं चलता मलक हाउ स्ट्रॉन्ग द मलक रियाज इज, व्हाट आर हिज कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज। देखे किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को मैनिपुलेट करते हैं, हर इंस्टीट्यूशन, हर पार्टी को। देखे खान साहब किस तरह कहते हैं, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से शहजाद अकबर साहब ने, खान साहब ने आके कहा था कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैबिनेट को जल्दी जल्दी साइन करो ये सारा कुछ। जबकि सर ये वो इंसान है जो रियासत मदीना का ठेकेदार और अमर बिन मारूफ का ठेकेदार। जबकि सर मलिक रियाज वो आदमी है जिसने लोगों को मरवाया है, उनकी जमीनों पे कब्जे किए हैं, लैंड माफिया और किस किस चीज में वो इन्वॉल्व है। क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल। नहीं, ये पाकिस्तान, ये जो आप बातें कर रही हैं, ये तो हर पाकिस्तान में पैसे वाला करता है ना, ये कोई कौन सी नई बात। लेकिन ये कहते हैं ना गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान, मैं कहूंगा इज अ गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान। इनको चाहिए कि इल्लामा इकबाल की हमारे कायदे आजम की तस्वीर के साथ मलिक रियाज की तस्वीर दफ्तरों में लगाया करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा मालिक कौन है। मालिक
बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आए पाकिस्तान में और ये इस किस्म के लोग जिनके हम आज ज़िक्र कर रहे हैं, इनके चुंगल में से पाकिस्तान नहीं, निकले। उसमें आरज़ू आए, आज फिर एक दफा मिलकर दुआ ये करें कि या मेरे मालिक पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर दे, पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासतदान दे, पाकिस्तान को उसकी वजह यह है कि जिनकी बीवियां फॉरेन नेशनल हैं, जिनके बच्चे टोरंटो और लंदन में बैठे हैं, या मेरे मालिक इनसे हमारी जान छुड़ा। पाकिस्तान इसके अलावा नहीं बच सकेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो आपको मच। थैंक यू।